हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था और मैंने आप लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म करके रखा था कि 10 दिसंबर को मैं आपके सेमेस्टर 1 के बायोलॉजी पेपर को लेकर कुछ शॉर्ट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा और अगर आप उन पॉइंट्स को एक बार कवर कर लेते हैं तो उससे जो आपका होने वाला पेपर है दैट विल बी गुड। ओके, तो बच्चों, पेपर को स्टार्ट करने से पहले या हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो बायोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और मेन थिंग, जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो एटलीस्ट हमारे ब्रेन में ये सारी इमेज होनी चाहिए कि हमारे पेपर में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के हैं और उनका पैटर्न किस तरीके का है। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो बायोलॉजी का सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है क्लास 10th आईसीएसई के लिए, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है सिलेबस को लेकर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूड है। इस चैप्टर के पहले एक चैप्टर और भी दिया हुआ है बच्चों, सेल बायोलॉजी, बट वो चैप्टर क्लास 9th से रिलेटेड है और वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए दिया हुआ है। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस में इंक्लूड होगा दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेकेंड जो चैप्टर है बच्चों, जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स। थर्ड चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, फोर्थ चैप्टर ट्रांसपिरेशन एंड फिफ्थ चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, इस सेमेस्टर फर्स्ट में बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें हमारे ये 5 चैप्टर्स आने हैं। अब देखो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा बायोलॉजी का जो सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है उसका ब्लूप्रिंट कैसा है, कितने क्वेश्चंस आने हैं और क्या क्या उनके क्राइटेरियाज हैं। बच्चों, हमारा जो पेपर है दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स, दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स। हम सबको पता है इस पेपर का जो पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड है, बट उसमें भी किस तरीके से डिविजन्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हमारा जो बायो का बच्चों 40 मार्क्स का पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। बच्चों, सेक्शन 1 consists of 15 marks, section 2 also consists of 15 marks और जो section 3 है बच्चों उसमें क्वेश्चंस जो आने हैं that will consist of 10 marks। तो 15 plus 15 plus 10 टोटल कितना हो गया बच्चों? 40 मार्क्स। अब हम सबसे पहले सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेक्शन 3 है बच्चों, सेक्शन 3 में जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं हमारे that will be of क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सेक्शन 3 में जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं बच्चों दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें आपको एक डायग्राम दिया होगा और उस डायग्राम पर बेस्ड आपसे 3 to 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वहां पर क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम बना देते हैं तो दे कैन आस्क लोकेशन ऑफ ग्रेना, लोकेशन ऑफ स्ट्रोमा एंड ऑल। और जब हम पर्टिकुलर चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो मैं सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, यहां पर 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में 3 to 5 एमसीक्यूज होंगे। तो टोटल 10 मार्क्स का जो होगा वो हमारा सेक्शन 3 होगा। क्लियर? अब हम आते हैं बच्चों सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स। इस सेक्शन के अंडर में
हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। एंड बच्चों इन ईच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इन ईच क्वेश्चंस we have 5 multiple choice question that will be numbered from A to E. Okay guys, तो बच्चों क्वेश्चन 4 में भी 5 MCQs होंगे, क्वेश्चन 5 में भी 5 MCQs होंगे और क्वेश्चन नंबर 6 also consist of 5 MCQs. तो 5 plus 5 10 plus 5 15, that will consist of 15 marks. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें जो बच्चों 5 MCQs आएंगे, बोर्ड कैन आस्क डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अंडर दैट सेक्शन। उस क्वेश्चन नंबर 4 में जो 5 MCQs होंगे उसमें आपको एक टर्म दे दिया जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शंस में उस टर्म की प्रॉपर डेफिनेशन होगी। तो बच्चों हम जो भी डेफिनेशन लर्न करेंगे उसका एक एक वर्ड हमें एग्जैक्टली लर्न होना चाहिए, बिकॉज व्हेन दे आर गिविंग 4 ऑप्शंस तो उस 4 ऑप्शंस में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बच्चों जो 5 MCQs होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, दैट विल बी बेस्ड ऑन डेफिनेशन। वो आपको 5 टर्म्स देंगे और उनकी डेफिनेशंस पूछेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जब हम चैप्टर्स को लेकर चलेंगे तो आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों जो 5 MCQs आने हैं उसमें वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल बी रिलेटेड विद लोकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल हम पूछ सकते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन की लोकेशन क्या है, लाइट रिएक्शन कहां होती है, तो अवर आंसर विल बी ग्रेनम और ग्रेना। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 में 5 MCQs होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन लोकेशन, दैट विल बी बेस्ड ऑन लोकेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके 5 MCQs होंगे बच्चों उसमें वो पूछेंगे उन टर्म्स के फंक्शंस। वो कोई भी एक वर्ड दे देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइडेथोट्स। तो बच्चों इन 5 MCQs में दे विल आस्क अबाउट द फंक्शंस, दे विल आस्क अबाउट द फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 and 8 विल बी डायग्राम बेस्ड, question 4 will be based on definition, question number 5 will be based on location and question number 6 will be based on function। अब बच्चों हम आते हैं सेक्शन फर्स्ट पर। सेक्शन फर्स्ट में 3 क्वेश्चंस हैं सिमिलर टू सेक्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस में भी हमारे पास 5 MCQs होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ 5 MCQs, सेकेंड ऑल्सो एंड थर्ड ऑल्सो। ये जो बच्चों MCQs होंगे ये MCQs इन जनरल आपसे पूछे जाएंगे। कुछ MCQs में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, उनके भी 4 MCQs में ऑप्शंस होंगे। कुछ में आपको वो फंक्शन पूछ सकते हैं किसी भी चीज का, कुछ में वो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस डायग्राम बेस भी वो एक वर्ड डिफाइन करने को पूछ सकते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो थोड़े से बुक का जो पोर्शन कवर करेंगे दैट विल बी फ्रॉम इनसाइड चैप्टर, इनसाइड पोर्शन ऑफ चैप्टर विल बी कवर्ड इन दीज MCQs। तो मैंने आपके लिए कुछ पोर्शन कलेक्ट करके रखा है इन MCQs को भी लेकर। तो जैसे जैसे हम पर्टिकुलर एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे उन चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे MCQs में मोस्टली कौन से क्वेश्चंस फिट हो सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर में जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो कैसे होंगे। मैं आपसे यहां ये डिस्कस करने नहीं आया हूं कि बच्चों यही सब कुछ पेपर में आएगा।
अंडरस्टूड? तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी चीजों को कंसीडर करना है। बट हाँ, जब हम सारे पॉइंट्स इनसाइड पोर्शन बुक से पढ़ेंगे, हम सारे फंक्शंस, सारी डेफिनेशन, सारी लोकेशंस पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जो मार्क्स होंगे, हमारा जो स्कोर होगा पेपर में, दैट विल बी गुड। क्लियर दिस थिंग? तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। ओके? बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि हम हर पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर चलते हैं। और बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीजें हमें लर्न करनी है। बच्चों, मैंने पहले भी बोला है, अगर ये सारे पॉइंट्स आप कवर करते हो या आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। बच्चों, इस चैप्टर में जब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, तो इस चैप्टर में जो डेफिनेशंस हमें लर्न करनी है, वो डेफिनेशंस मैंने यहां पर लिख कर रखी हैं। हम सारे वर्ड्स आपको डिक्टेट करेंगे। और बच्चों, यहां पर इतना टाइम नहीं है कि मैं हर वर्ड को एक्सप्लेन कर सकूं, बट हाँ, आपको मेरी लिंक में इन सारे वर्ड्स की डेफिनेशन, लोकेशन और फंक्शंस भी मिल जाएंगे। बट फिर भी उसके बाद आपको अगर कोई डाउट होता है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी पर्सनली, यू कैन कमेंट ऑन दैट यूट्यूब चैनल, तो ताकि मैं आपको वहां पर भी आंसर कर सकूं। ओके बच्चों, इस चैप्टर में जो डेफिनेशंस हमें स्टडी करनी है, उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। एज वी नो, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सिमिलरली, साइटोकाइनेसिस, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, जीन्स एंड सेंट्रियोल्स। ये सारे वर्ड्स हैं बच्चों जिनकी डेफिनेशंस हमें लर्न करनी है। जैसे सेंट्रियोल पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सेल डिवीजन इनिशिएट करता है एनिमल सेल्स में। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सेल डिवीजन इनिशिएट करता है सेल एनिमल सेल में? तो उसका आंसर क्या हो जाता है बच्चों? सेंट्रियोल्स। जीन्स आर कंसीडर्ड एज अ हेरिडिटरी यूनिट। जीन्स आर कंसीडर्ड एज अ हेरिडिटी यूनिट। तो बच्चों, इस टाइप से इनकी डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। तो आपकी रिस्पेक्टिव बुक्स में जो भी पर्टिकुलर डेफिनेशंस हों, उनको आपको एक बार लर्न करके जाना है। आफ्टर दैट, जब हम बात करते हैं लोकेशंस की, तो बच्चों इस चैप्टर में जो लोकेशन वर्ड है वो बहुत ही कम है और उनके पॉइंट्स पूछे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लोकेशन ऑफ एस्टर्स। जब सेल डिवाइड करती है, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर सेंट्रियोल्स एक सन रेज की तरह रेडिएटिंग फाइबर्स बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टर्स। देन सेल प्लेट। Cell plate is developed in plant cell during the cytokinesis in the center. And then chromosomes. Chromosomes हमारी सेल्स में न्यूक्लियस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, और बच्चों प्लांट सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्रोमोसोम होता है। एंड देन फंक्शंस। फंक्शंस में बच्चों क्या पूछ सकते हैं वो आपसे कि what is the function of centromere? Centromere is the point of attachment of two chromatids, two sister chromatids. तो दो sister chromatids को अटैच रखने का काम करता है सेंट्रोमियर। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन along with DNA molecules form nucleosome. Similarly, what is the function of chromosomes, function of spindle fibers, function of chiasmata? ये एक नया टर्म होगा बच्चों आपके लिए। जब मियोसिस होता है, जब रिडक्शनल डिवीजन होता है, तब बच्चों दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, और जिस साइट पर क्रॉसिंग ओवर होती है, उस साइट पर एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं क्याजमेटा। क्या बोलते हैं बच्चों?
chiasmata. Similarly, along with definition, location and functions, इसके अलावा बच्चों हमारे पास कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इस चैप्टर को जब आप स्टडी करेंगे, आप इस चैप्टर के इंटरनल पोर्शन को स्टडी करेंगे तो वहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट रिलेटेड विद क्रोमोसोम्स, किन साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स को सर्च किया, देन माइटोसिस एंड देन डीएनए। इन साइंटिस्ट के नेम आपकी बुक में दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइटोसिस और क्रोमोसोम्स को लेकर फ्लेमिंग का नाम आता है बच्चों, और डीएनए को लेकर अगर हम बात करें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। और ये किस बेस पर दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो उसके बिहाफ पर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था बच्चों वॉटसन एंड क्रिक ने। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए, क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए का कितना पार्ट होता है, हिस्टोन का कितना पार्ट होता है। देन हिस्टोन प्रोटीन का खुद का कॉम्पोजिशन, हिस्टोन इज मेड अप ऑफ 5 different types of proteins which are arranged in the form of octamer। जो 4 मेजर प्रोटीन्स होते हैं वो डबलेट फॉर्म में अरेंज होते हैं, दे फॉर्म ऑक्टामर। देन कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, जब डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ रैप होता है देन इट फॉर्म न्यूक्लियोसोम। कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डीएनए किस चीज का बना है। तो डीएनए के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन में हम बात करते हैं बच्चों एडेनिन, ग्वानिन की, और पिरिमिडीन में बात करते हैं हम लोग साइटोसिन एंड थाइमिन की। सिमिलरली नाइट्रोजनस बेस के बाद शुगर कौन सी होती है, दैट इज पेंटोज शुगर एंड देन फॉस्फेट ग्रुप। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं दैट इज फ्रॉम डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसको मैं एक बार ब्रीफ करता हूं। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 phases, one is called interphase, one is called mitotic phase. Interphase further consists of G1 that is gap 1, G2 that is gap 2 and synthetic phase. इंटरफेज सेल साइकिल की बच्चों सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। अब गैप 1 फेज में फॉर्मेशन होता है आरएनए का, प्रोटीन का। एस फेज में फॉर्मेशन होता है डीएनए का। और बच्चों गैप 2 फेज में फॉर्मेशन होता है रिमेनिंग आरएनए एंड प्रोटीन का। सिमिलरली जब हम बात करते हैं माइटोटिक फेज की, माइटोटिक फेज में हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस के अंडर हम पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अभी जब हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वहां पर मैं इन चारों फेजेस के आपको कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर्स बताऊंगा बच्चों। प्रोफेज is considered as a longest phase of karyokinesis and anaphase is considered as a shortest phase of karyokinesis. Similarly जब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, तो साइटोकाइनेसिस बच्चों डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो दोनों के डिवीजन्स के टाइम पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। In animal cell, cell furrow is developed. In plant cell, cell plate is developed. Cell furrow का फॉर्मेशन पेरीफेरी से स्टार्ट होता है, सेंटर की तरफ मूव करता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन सेंटर पर होता है,
पेरीफेरी की तरफ मूव करता है। तो दिस इज ब्रीफ अबाउट सेल साइकिल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यहां से डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि व्हाट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। सारे पॉइंट्स बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, तो थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूं, बट आप सारे टर्म्स इजीली लिख सकते हैं। यहां पर सारे टर्म्स आपके लिए लिखे हुए हैं बच्चों। जब हम बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस की, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है बच्चों, एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है और वो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के सिमिलर होते हैं। दैट्स व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो यहां पर वो माइटोसिस का दूसरा नाम पूछ सकते हैं कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं। तो वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मियोसिस की, तो इन मियोसिस वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स, और उन 4 डॉटर सेल्स में बच्चों क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। दैट्स व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन। सेकेंड थिंग, माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स ऑफ आवर बॉडी। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, हमारे बॉडी की जनरल सेल्स, सेल्स ऑफ स्किन, सेल्स ऑफ किडनी, लिवर, ब्रेन, ये सारी सेल्स क्या कहलाती हैं बच्चों, सोमैटिक सेल्स। तो वहां पर कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। जब हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस टेक प्लेस इन जर्म सेल्स। मियोसिस टेक प्लेस इन जर्मिनल सेल्स, जो कि हमारे टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट होती हैं। एंड इन मेल दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, इन फीमेल दे प्रोड्यूस ओवम। क्लियर। लास्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ सेल डिवीजन। तो बच्चों सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयरिंग द टिश्यूज, सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, एंड last but not least cell division is also required for reproduction. So this is brief about cell cycle, cell division and structure of chromosome. अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड करिए, it will help out to clear these things. So this is about the, you can say, theory based short revision of chapter 1. अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इनके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की। एक बार जस्ट ब्रीफ लेते हैं सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स का। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इस डायग्राम से। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, इट इज अ डायग्राम ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डायग्राम ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इस डायग्राम पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दे कैन आस्क कि ये स्ट्रक्चर किस मॉलिक्यूल का है, तो अवर आंसर विल बी डीएनए। सेकेंड थिंग, वो डीएनए के तीनों कंपोनेंट्स के नाम पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया था बच्चों आपसे, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। और बच्चों नाइट्रोजनस बेस यहां पर एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है एंड थाइमिन भी हो सकता है। एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है और साइटोसिन एंड थाइमिन पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस है। अब जो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजनस बेस जब शुगर से कंबाइंड होता है बच्चों, तो वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है और फर्स्ट कार्बन से अटैच होकर दैट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। जब दो कंपोनेंट्स आपस में अटैच होते हैं, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, तब बनता है बच्चों न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड से
फॉस्फेट ग्रुप भी कार्बन से अटैच होता है, तो बच्चों फॉस्फेट ग्रुप शुगर मॉलिक्यूल के 5th कार्बन से अटैच होता है, और ये यहां पर जब अटैच होता है तो न्यूक्लियोसाइड्स के साथ मिलकर इट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों डीएनए की जो सिंपल यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड, और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं दे फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज कॉल्ड डीएनए, दैट इज कॉल्ड डीएनए। अब देखो बच्चों यहां पर ये जो आपको 2 स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो 2 स्ट्रैंड्स बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स बने होते हैं शुगर एंड फॉस्फेट से। किससे बने होते हैं? शुगर एंड फॉस्फेट से। और रिमेनिंग यहां पर बीच में क्या प्रेजेंट है? बेस पेयर। बच्चों एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड विद थायमीन एंड ग्वानिन ऑलवेज कंबाइंड विद साइटोसिन। एडेनिन और थायमीन के बीच में बच्चों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और साइटोसिन एंड थायमीन के बीच में ट्रिपल, साइटोसिन एंड थायमीन के बीच में ट्रिपल। क्लियर दिस पॉइंट? अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपके सामने 2 क्रोमोसोम्स बने हुए हैं बच्चों। दीज 2 क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका साइज, शेप, नंबर ऑफ जीन्स सब कुछ एग्जैक्टली सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आवर बॉडी कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, देन आउट ऑफ 46 बच्चों 23 आते हैं मैटरनल साइड से और 23 आते हैं पैटर्नल साइड से। अगर हम मैटरनल 5th क्रोमोसोम की बात करते हैं तो दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू पैटर्नल 5th क्रोमोसोम, और मैटरनल और पैटर्नल 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि सिमिलर साइज एंड शेप के हैं। तो बच्चों इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बच्चों जब मियोसिस होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के टाइम पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आकर अरेंज होते हैं, और इस प्रोसेस को जब 2 क्रोमोसोम्स पास पास आकर अरेंज हो जाते हैं बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइनेप्सिस। ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होता है, रिडक्शनल डिवीजन में। और बच्चों जब वो पास पास आकर अरेंज हो जाते हैं दे फॉर्म साइनेप्सिस, तब उनके जीन्स का एक्सचेंज होता है, तब उनके जीन्स का एक्सचेंज होता है। और जब जीन्स का एक्सचेंज होता है तो जीन्स के एक्सचेंज को बच्चों हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉसिंग ओवर। तो जो आपने सेल डिवीजन चैप्टर के डेफिनेशंस लिखी थी वहां 2 डेफिनेशंस और ऐड कर लीजिएगा। वन इज साइनेप्सिस, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड वन इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बच्चों ये क्रोमोसोम एक है, इसके ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये भी क्रोमोसोम्स है, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बट ये दोनों आपस में कैसे हैं? नॉन सिस्टर। तो एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? नॉन सिस्टर। तो एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और बच्चों जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहां पर जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां पर जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है उस स्ट्रक्चर को हम क्याजमेटा कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्याजमेटा कहते हैं। क्लियर? अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग सेल साइकिल। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज में पहली फेज होती है G1 फेज,
जिसमें आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देन एस फेज, डीएनए फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। G2 रिमेनिंग आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज आती है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस दैट इज। तो बच्चों यहां पर वो आपको ब्लैंक स्पेस दे सकते हैं, इन फेजेस के नेम पूछ सकते हैं और इन फेजेस का डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं बच्चों हम सेल डिवीजन के मेन डायग्रामेटिक कंपोनेंट पर। बच्चों ये जो 4 डायग्राम्स आपके सामने हैं, इन सब के अपने अपने यूनिक फीचर्स हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इन दिस डायग्राम 2 सेंट्रियोल्स with their esters, spindle fibers with red colors, chromosomes are arranged irregularly and remnants of nuclear membranes are present. Remnants of nuclear membranes are present. This phase of cell cycle is prophase. तो बच्चों प्रोफेज के आइडेंटिफाइंग फीचर्स आपको याद रखने हैं। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर पहुंचते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ लास्ट टाइम पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल्स डिसएपियर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डिसएपियर। आफ्टर दैट मेटाफेज आती है। मेटाफेज एक ऐसी फेज है जहां पर सारे क्रोमोसोम्स एक प्लेन पर अरेंज होते हैं, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर प्लेन, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो जब सारे क्रोमोसोम एक लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज हो तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटाफेज। एंड बच्चों अगर हमें किसी क्रोमोसोम्स का साइज, शेप और उसकी मॉर्फोलॉजी को चेक करना है तो वी विल गो फॉर मेटाफेज। देन एनाफेज। एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है। इस एनाफेज में 2 क्रोमेटिड्स के बीच में प्रेजेंट सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, और जब सेंट्रोमियर बच्चों स्प्लिट होता है तो दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं, दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर दिस थिंग? नाउ लास्ट फेज है बच्चों टेलोफेज। टेलोफेज में जो भी इवेंट्स होते हैं वो प्रोफेज के जस्ट रिवर्स होते हैं। यहां पर स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स ये डिसएपियर होने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर होने लगते हैं। एंड बच्चों क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वहां पर क्रोमेटिन्स का डीकंडेंसेशन होता है, ना कि कंडेंसेशन। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट almost of the important diagrams related with your first chapter, that is structure of chromosomes, cell cycle and cell division. Thank you. बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, that is ट्रांसपिरेशन। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स जो मैंने बीच में छोड़ दिए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट हम पहले बात करते हैं बच्चों ट्रांसपिरेशन की। बच्चों ट्रांसपिरेशन चैप्टर में जो भी डेफिनेशंस, लोकेशंस और फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं ये चीज हमें यहां पर ध्यान देनी है। हमें डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन। यहां पर बच्चों जब हम ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन याद करेंगे तो हमें याद रखना है ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस होता है वो वाटर वेपर फॉर्म में होता है और वो एरियल पार्ट्स से होता है। जब हम बात करेंगे गटेशन की तो गटेशन में जो वाटर लॉस होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के केस में होता है। कैसा होता है बच्चों? वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। सिमिलरली
जब हम बात करते हैं ब्लीडिंग की, विल्टिंग की, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं बच्चों, इनको हमें टू द पॉइंट अपनी बुक से लर्न करना है। ओके, जब बच्चों हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ स्टोमेटा, हाइडेथोट्स, मीजोफिल सेल्स, गार्ड सेल्स, लेंटिसिल्स, क्यूटिकल, यही वो सारे टर्म्स हैं जो हर जगह घूमेंगे। अगर इन टर्म्स से क्वेश्चंस डेफिनेशन में नहीं आएगा तो लोकेशन में आएगा, लोकेशन में नहीं आएगा तो फंक्शंस में आएगा। फंक्शंस में भी आप देख रहे होंगे मोस्टली वर्ड्स कॉमन हैं, लेंटिसिल्स, क्यूटिकल, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल वर्ड यूज होता है बच्चों फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब हम बात करते हैं हायर प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो हायर प्लांट्स में जो फैक्टर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, वो है ट्रांसपिरेशन पुल। ये टॉपिक हम एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में भी पढ़ेंगे, बट ये टॉपिक इस चैप्टर से भी रिलेटेड था, तो मैंने यहां पर भी ये टर्म यूज किया। तो डेफिनेशंस, लोकेशन एंड फंक्शंस में बच्चों ये सारे टर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बट आई एम जस्ट टेलिंग अगेन एंड अगेन कि इनकी डेफिनेशन, फंक्शन एंड लोकेशंस को आप पॉइंट वाइज लर्न कीजिएगा, सो दैट आपको एग्जाम टाइम पर एमसीक्यूज में जो भी आपको क्वेरीज बनती है, जो भी क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में ऑप्शन मिलते हैं, वहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, अब देखो बच्चों, इसके अलावा सेक्शन फर्स्ट में जो ट्रांसपिरेशन चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को इंक्रीज करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब विंड की स्पीड ज्यादा तेज होती है तो वहां पर ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होता है। जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो वहां ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ CO2, तो वो सारे फैक्टर्स हमें याद रखने हैं। उनको हम पॉइंट वाइज लिख लेंगे कि ये फैक्टर्स अगर इंक्रीज होंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज होगा, और ये फैक्टर्स डिक्रीज होंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज होगा। देन हम बात करते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स की। वो प्लांट्स जो डिजर्ट एरिया में रहते हैं, इन प्लांट्स को ऑब्वियस सी बात है डिजर्ट एरिया में वाटर की डेफिशिएंसी होती है, तो ये प्लांट्स वाटर लॉस को रोकने के लिए कई सारे एडेप्टेशंस इनमें डेवलप होते हैं। लाइक जो निडल होती हैं, जो लीफ होती हैं, वो निडल शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्टोमेटा संकिन हो जाते हैं, डीपली लोकेटेड होते हैं, क्यूटिकल थिक होती है। ये कई सारे अडेप्टेशंस हैं जीरोफिटिक प्लांट में टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की बच्चों, तो ट्रांसपिरेशन 3 स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। One is stomata, that is stomatal transpiration. One is cuticle, that is cuticular transpiration, and one is lenticel, that is lenticular transpiration. स्टोमेटा हमारे लीफ की अपर और लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, 2 टाइप्स के फ्लावरिंग प्लांट्स हमने स्टडी किए हैं। वन इज डाइकॉट प्लांट, डाइकॉटिलिडनस, वन इज मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉटिलिडनस। बच्चों, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स के एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज। डाइकॉट के पी, बीन, ग्राउंडनट, कोकोनट, कैस्टर। बच्चों, डाइकॉट प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, डाइकॉट प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं बच्चों, उनमें स्टोमेटा मोस्टली लोअर सरफेस पर होते हैं। अपर सरफेस पर स्टोमेटा या तो बिल्कुल भी नहीं होते, और होते भी हैं तो उनका नंबर कम होता है, बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू स्टोमेटा टू लोअर सरफेस। ओके, तो बच्चों डाइकॉट प्लांट्स में स्टोमेटा का नंबर बहुत ही कम होता है अपर सरफेस पर, या वो मोस्टली एब्सेंट होते हैं, जबकि लोअर सरफेस पर मैक्सिमम स्टोमेटा पाए जाते हैं।
इस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। हम एक पेपर यूज करते हैं ब्लू कलर का, दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। जब हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं आपसे उसको डिस्कस करूंगा। ओके, अब बात करते हैं मोनोकॉट लीव्स की। तो मोनोकॉट लीव्स, वीट, मेज, राइस, इन प्लांट्स की लीव्स पर स्टोमेटा, चाहे वो अपर सरफेस हो चाहे वो लोअर सरफेस हो, दोनों सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर बच्चों सेम होता है। दोनों सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर कैसा होता है बच्चों? सेम होता है। क्लियर? अब देखो बच्चों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? ट्रांसपिरेशन ही वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में स्पेशली वाटर का एब्जॉर्प्शन कराती है। ट्रांसपिरेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर अवेलेबल कराती है। ट्रांसपिरेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो सॉइल से वाटर के साथ साथ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी कराती है। ट्रांसपिरेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स को कूलिंग प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर? अब देखो बच्चों, द लास्ट थिंग, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। इस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन में हमें दो पॉइंट्स याद रखने हैं। मोस्टली प्लांट्स में, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो स्टोमेटा होते हैं बच्चों, वो ड्यूरिंग डे टाइम ओपन होते हैं। नाइट के टाइम पर स्टोमेटा ओपन नहीं होते। तो स्टोमेटा कैसे क्लोज होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज पोटेशियम आयन थ्योरी। कौन सी थ्योरी होती है बच्चों? पोटेशियम आयन थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ट्रांसपिरेशन। क्लियर दिस पॉइंट? तो बच्चों, दिस वाज अबाउट द चैप्टर ट्रांसपिरेशन, डेफिनेशन, लोकेशन, फंक्शंस एंड ऑल दीज पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर्स के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं डायग्राम्स रिलेटेड विद चैप्टर ट्रांसपिरेशन। एक एक करके सारे डायग्राम्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके अलावा और भी कई सारे डायग्राम्स इस चैप्टर से बन सकते हैं, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। जब हम बात करते हैं इस डायग्राम की, दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग स्टोमेटल apparatus. Which one? Stomatal apparatus. Stomatal apparatus consists of three main structures. One is the opening, that is called stoma or stomata. Then that stoma is covered by guard cells. That stoma is covered by guard cells. बच्चों, guard cells are kidney or bean shaped. Guard cells कैसी होती हैं? Either kidney shaped or bean shaped. Second feature, guard cells contain their own chloroplast. If a cell contains chloroplast, that means it can perform its photosynthesis. Then in guard cells, outer cell wall is thin and inner cell wall is thick. I am again repeating, in guard cells, outer cell wall is thin and inner cell wall is thick. Then these guard cells are covered by epidermal cells. बच्चों, एपिडर्मल सेल्स को हम एसेसरी सेल्स भी कहते हैं। एपिडर्मल सेल्स को हम सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं। तो यहां पर ये जो डायग्राम आएगा आपके एग्जाम में, अगर ये आता है तो सबसे पहले वो इस लेबलिंग को पूछेंगे कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। तो जब आप इस स्ट्रक्चर को बनाओ तो एक बार सारे पॉइंट्स को देख लेना कि क्लोरोप्लास्ट कहां पर लोकेटेड है, न्यूक्लियस कहां है, सेल वॉल किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोमा किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर? अब बच्चों हम आते हैं सेकंड सेटअप पर।
यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक क्लोज्ड जार है जिसके अंदर हमने एक प्लांट को रखा है। उस प्लांट को, उस पॉट को हमने प्लास्टिक बैग से कवर करके रखा है। यहां पर आपको कुछ ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि दिस एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंटिंग व्हाट। तो द फर्स्ट थिंग, यहां पर ये जो ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं बच्चों, दैट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किससे हो रहा है? लीफ से हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन बनता है यहां पर कि यहां पर इस पॉट को प्लास्टिक बैग से कवर क्यों किया गया है? तो बच्चों, दैट प्लांट कंटेन रूट सिस्टम, मड होगी चारों तरफ, सॉइल होगी, सॉइल में मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर यहां पर बाहर निकल कर ना आए, इसलिए हम इसको प्लास्टिक बैग से कवर कर देते हैं। देन वो पूछते हैं कि यहां पर जो प्रोसेस हो रही है तो उसको डिफाइन कीजिए। तो द प्रोसेस इज transpiration. The process is transpiration, and transpiration is defined as a loss of water in water vapor form from the aerial parts of the plant. Clear this thing? अच्छा, अगर वो यहां पूछते हैं कि यहां पर आपको एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाना है, तो वो आप कैसे बनाएंगे? हम सारी चीजें सेम रखेंगे। पॉट होगा, पॉट प्लास्टिक से कवर होगा, बस उस पॉट में प्लांट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ट्रांसपिरेशन का मेन रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ लीव्स ऑन प्लांट। तो जब प्लांट नहीं होगा तो यहां पर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। क्लियर दिस थिंग? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर एक छोटी सी ब्रांच को, एक छोटी सी ट्विग को हमने वाटर में डाल के रखा है और हमने यहां पर ऑयल की लेयर बनाकर रखी है। बच्चों, इस टाइप से कई सेटअप्स, कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन देना चाहता है तो दैट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस साइड। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। यहां पर हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो ट्विग है, ये ब्रांच है, वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। क्यों? क्योंकि जितना वाटर यहां की लीव्स के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस होगा, उतना ही वाटर यहां से एब्जॉर्ब होगा। तो धीरे 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 वाटर का लेवल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमने यहां पर ऑयल की लेयर बना के क्यों रखी है? क्योंकि बच्चों, अगर हम नॉर्मली इस टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल कर देते हैं और हम ऑयल की लेयर अरेंज नहीं करते हैं, तो जो वाटर है दैट विल ऑल्सो एवेपोरेट। वो एवेपोरेशन की हेल्प से भी यहां से गायब हो सकता है। हम जनरली देखते हैं, हम अपने घर की रूफ्स पर पानी भर के रख देते हैं, कुछ दिनों बाद वाटर का लेवल कम हो जाता है। अगर वहां पर वाटर का लेवल कम हो रहा है, प्लांट नहीं है, तो वाटर के लेवल के कम होने का मेन रीजन क्या है? एवेपोरेशन। तो बच्चों, यहां पर वाटर का एवेपोरेशन ना हो, इसलिए हम इसको किससे कवर करते हैं? ऑयल से। सिर्फ हम क्या चेक कर रहे हैं कि वाटर का लॉस किसके थ्रू हो रहा है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है बच्चों? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब देखो बच्चों, इसके साथ कई सारी टेस्ट ट्यूब हम रख सकते हैं। हो सकता है किसी टेस्ट ट्यूब के पास यहां पर सनलाइट हो, किसी टेस्ट ट्यूब में यहां पर लीव्स गायब कर दी जाए, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां पर ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होगा, कहां पर ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होगा, कहां पर ट्रांसपिरेशन सबसे कम होगा, कौन सा सेटअप हम अनकंट्रोल्ड लेकर चल रहे हैं। तो देखो बच्चों, जहां पर ट्विग है और सनलाइट है, सुनना ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है। जहां पर ट्विग है और सनलाइट है, वहां पर सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, वहां पर वाटर का लेवल टेस्ट ट्यूब में सबसे कम हो जाएगा। सेकंड, जहां पर लीव्स नहीं है, जहां पर लीव्स नहीं है, वहां पर ट्रांसपिरेशन सबसे कम होगा। इसके अलावा कुछ सेटअप्स उसमें दिए होंगे और वहां उन्होंने मेंशन किया होगा कि एक सेटअप पर हमने वैसलीन अपर सरफेस पर लगाई है, एक सेटअप पर हमने वैसलीन लीव्स की लोअर सरफेस पर लगाई है, एक प्लांट पर हमने कुछ भी नहीं किया है। तो जिस प्लांट को हमने अनटच्ड रखा है
दैट प्लांट विल बी अनकंट्रोल्ड, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर ये पॉइंट। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि किन दो बीकर्स के बीच वाटर लेवल सबसे ज्यादा डिफर करेगा। तो एक इस वाले टेस्ट ट्यूब और बीकर, और दूसरा वो टेस्ट ट्यूब जहां पर लीव्स नहीं थी, क्योंकि वहां तो ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं। और जो सेटअप्स हैं जहां पर हमने ऊपर वैसलीन लगाई है तो थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन नीचे सरफेस से हो जाएगा, जहां पर हमने नीचे वैसलीन लगाई है लीफ की सरफेस पर, वहां ऊपर से ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। जहां पर हमने कुछ भी नहीं लगाया है वहां तो ट्रांसपिरेशन होना ही है। तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन यहां होगा, सबसे कम ट्रांसपिरेशन उस ट्विग में होगा जहां पर लीव्स नहीं है। तो बच्चों उन दोनों टेस्ट ट्यूब और बीकर के वाटर लेवल के बीच डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। क्लियर दिस पॉइंट। नाउ जो ये फोर्थ सेटअप है बच्चों, ये फोर्थ सेटअप रिप्रेजेंट करता है गैनोंग स्पोटोमीटर। आपके 10th ICSE की एक बुक है, उस बुक में कई सारे पोटोमीटर्स के बारे में दिया हुआ है। डार्विन स्पोटोमीटर, गैरोपोटोमीटर्स, गैनोंग स्पोटोमीटर, और उनके सेपरेट फंक्शंस हैं। एक बार उन फंक्शंस को जरूर देखकर जाइएगा, वहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। क्लियर। अब देखो बच्चों, ये जो सेटअप बनाया गया है बेसिकली इसमें किया क्या गया है, इसमें एक ये फनल टाइप की ली हुई है, टेस्ट ट्यूब टाइप की ली हुई है। उस सेटअप में हमने यहां पर ब्रांच लगाई है, ट्विग लगाई है, जो यहां से वाटर एब्जॉर्ब करेगी और यहां से वाटर लॉस होगा। यहां पर इस ट्यूब को हमने इस कलर्ड वाटर में इस तरीके से डिप किया, इस कलर्ड वाटर में इस तरीके से डिप किया बच्चों, सो दैट यहां पर एक एयर बबल बन जाए। क्या बन जाए? एयर बबल। क्लियर। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे यहां से वाटर एब्जॉर्ब होगा, वाटर का ये कॉलम आगे बढ़ेगा। अगर ये एयर बबल यहां पर है तो ये धीरे 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 मूव करेगा। और बच्चों सपोज करो एयर बबल अभी 0 नंबर पर है, ये जो स्केल पर इसकी रीडिंग है कितनी है? 0। आफ्टर फ्यू टाइम्स, आफ्टर सम टाइम, जब यहां से वाटर लॉस होता है और ये ट्विग यहां से वाटर एब्जॉर्ब करती है, और कुछ टाइम के बाद ये एयर बबल इस सेकंड नंबर की रीडिंग पर आ जाता है। ये एयर बबल इस सेकंड नंबर की रीडिंग पर आ जाता है। तो बच्चों यहां से कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो हम इस स्केल पर रीड कर सकते हैं, और जितना वाटर एब्जॉर्ब होता है उतना ही वाटर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट होता है। एंड गाइज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, पोटोमीटर्स जो होते हैं, स्पेशली गैनोंग स्पोटोमीटर की अगर हम बात करें तो इट डू नॉट मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, बेसिकली इट मेजर amount of water absorbed by the plant, amount of water absorbed by the plant. It do not measure rate of transpiration, it measure rate of water absorption. Just remember this thing. अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सेटअप कौन सा पोटोमीटर है? गैनोंग्स। अगर कोई सेटअप इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो याद रखना बच्चों वो कोई और पोटोमीटर भी हो सकता है। तो जो मैंने आपको नाम बताए, डार्विन पोटोमीटर, गैरो पोटोमीटर, एक बार आपको वो सारे पोटोमीटर्स के डायग्राम्स नेट पर सर्च करने हैं। ओके। और अगर कोई डाउट बनता है तो यू कैन आस्क। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि यहां पर एयर बबल का क्या रोल है, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया। एयर बबल जितना आगे मूव करेगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर यहां से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, तो दैट रीडिंग विल रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ एयर बबल, इनडायरेक्टली दैट विल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, एंड इनडायरेक्टली दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि इस सेटअप की लिमिटेशंस क्या है। तो बच्चों
इस सेटअप की सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना। जब हम इस कैपिलरी को कलर्ड वाटर में डालते हैं तो यहां पर एयर बबल बन जाए और एयर बबल प्रॉपर बन जाए, वो मेंटेन रहे, इट्स अ वेरी टफ टास्क। सेकेंड थिंग, ये एक छोटी सी ट्विग है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कितने टाइम तक अलाइव रहेगी ये श्योरिटी नहीं है। हो सकता है विद इन फ्यू मिनट्स ये डिस्ट्रॉय हो जाए या इट अंडरगो विल्टिंग, इट अंडरगो डिहाइड्रेशन, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। और अगर जहां पर ये सेटअप वर्क कर रहा है, अगर उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है या कोई और एटमॉस्फेरिक फैक्टर वर्क करता है एक्सेस में या डिक्रीज अमाउंट में, तो बच्चों यहां की रीडिंग डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो यहां से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने लगेगा। अगर मैं यहां पर शेडी एरिया बना दूं तो यहां पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। अगर मैं यहां पर ह्यूमिडिटी बढ़ा दूं तो यहां पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं पोटोमीटर की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। So guys, this is completely about questions, some important questions related with transpiration. यहां पर मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया हुआ है, बट वो आपको स्किप नहीं करना है। आपके ट्रांसपिरेशन चैप्टर में लीफ का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, उस लीफ में दिखाया गया है एपिडर्मिस लेयर, पेरेन्काइमेटस लेयर, स्टोमेटल कैविटी, कैसे वाटर एक सेल से दूसरी सेल में आता है, कैसे स्टोमेटल कैविटी से वाटर स्टोमा में आता है, कैसे वाटर लॉस होता है। तो बच्चों, उस एक डायग्राम को आपको जरूर देखना है। अच्छा, जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए थे जीरोफिटिक प्लांट्स के अडेप्टेशंस के, तो अगर कोई कैक्टस बेस्ड प्लांट पर एक्सपेरिमेंट आता है तो यू कैन राइट देयर, कैक्टस प्लांट्स में स्टेम ग्रीन कलर का होता है, वहां पर वो फोटोसिंथेसिस करता है। कैक्टस प्लांट्स में लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। कैक्टस प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, डिजर्ट प्लांट में जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल में डीप जाती हैं टू एब्जॉर्ब वाटर। क्लियर? सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट ट्रांसपिरेशन। ओके गाइस? अच्छा बच्चों, अगर ये जो चैप्टर सेल डिवीजन और ट्रांसपिरेशन मैंने आपके लिए इस वीडियो में रखा हुआ है, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो जस्ट कमेंट ऑन इट, और इफ यू डिडंट सब्सक्राइब टिल नाउ, सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कुड गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स। और बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर मैं लॉन्च करूंगा इसी दिन में, आपको वो मिलेगा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स एंड फोटोसिंथेसिस, एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द चैप्टर जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का चैप्टर मैं कंप्लीटली लेकर चलूंगा, उसके सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर एक बार जेनेटिक्स चैप्टर पूरा हमारा रिवाइज हो जाए, तो वी विल डिस्कस दैट चैप्टर ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।